हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई 2024 करंट अफेयर्स से एनवायरनमेंट का सेक्शन, जिसका ये पार्ट 3 होने वाला है। हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन कवर कर रहे हैं और एनवायरनमेंट में इससे पहले हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी देख चुके हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो जान लें कि इधर हमने इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट आधा कवर कर लिया है। ठीक, तो अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी, और इसको देखने के बाद पुरानी वीडियोस भी देख लें। तो आज हम देखेंगे लैंडस्लाइड्स के बारे में, जो कि प्रीलिम्स के लिए भी इधर से कुछ हम डेटा देखेंगे और मेंस के लिए तो बिल्कुल ये पूरा का पूरा आर्टिकल डेडिकेटेड है ही। अगर आप यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ पे लैंडस्लाइड जैसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली पूछे गए हैं। और जैसे कि इसके इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, जैसे कि अर्बन हीट आइलैंड्स जैसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखें, क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप टैकल कर ही पाएंगे, और नहीं आता है तो इधर से काफ़ी सारा डेटा जो है एनवायरनमेंट का आपको मिलेगा, आप नोट्स बनाने हैं उसके, और आप अपने दूसरे क्वेश्चंस में उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो हिली, अभी आपने देखा होगा वयनाड, जो कि केरला की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कितने ज़्यादा फ्लड्स आए थे और वहाँ की सिचुएशन कितनी गंदी हो गई थी, पता है। ये वर्स्ट लैंडस्लाइड्स में से एक है अभी रिसेंट हिस्ट्री में से। अब लैंडस्लाइड्स इन इंडिया के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखो कि लैंडस्लाइड होता क्या है, क्योंकि अगर लैंडस्लाइड पर डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है तो आपको कहाँ से, आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। आप अपना इंट्रोडक्शन या तो ऐसे लिख सकते हैं कि रिसेंटली वयनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला गॉट हिट बाय अ वर्स्ट लैंडस्लाइड इन द रीसेंट हिस्ट्री, यहाँ से लिख सकते हैं। या फिर आपको ऐसा नहीं लिखना है, अगर ये 2025 में क्वेश्चन नहीं आया है, अगर 26 या 28 में आता है तो आप लिख सकते हैं कि लैंडस्लाइड इज अ मास मूवमेंट। क्या है? मास मूवमेंट है लैंडस्लाइड मटेरियल का, जैसे कि रॉक, अर्थ, डेब्रिस, है ना। तो और ऐसे वो डाउन द स्लोप जाता है किसी भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते तो चीज़ें नीचे ही जाएंगी। तो किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे ऐसा रॉक और डेब्रिस जैसी चीज़ जो है वो नीचे जो है मास मूवमेंट करे, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े तौर पे जाए, पूरी की पूरी ज़मीन खिसक जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड कहते हैं। स्टीप स्लोप्स आप लोग समझते होंगे, आई होप। कि देखो, एक होता है ऐसा, है ना, और एक होता है ऐसा। तो अगर लैंडस्लाइड होती है तो इस केसेस में इतनी वर्स्ट नहीं रहेगी जितनी इस केसेस में वर्स्ट रहेगी, और सबसे ज़्यादा इसमें लैंडस्लाइड होने के चांसेस कम है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसका स्लोप क्या है? स्टीप है। ठीक, तो स्टीप इंक्लाइन से रहते हैं वो माउंटेन्स को वल्नरेबल बनाते हैं। जैसे अभी हमने बताया ना कि जैसे स्टीपनेस जो है माउंटेन्स की, वो पे डिपेंड करती है किस तरह। अगर माउंटेन्स ऐसे हैं, खड़े हुए हैं, तो अगर थोड़ा सा भी पानी वहाँ पे गिरता है तो वहाँ की मिट्टी जो है वो लूज हो जाएगी, और लैंडस्लाइड्स जो है वो होने के चांसेस बाकी काफ़ी बढ़ जाते हैं। और सीज़मिक एक्टिविटी, ज़मीन का थोड़ा बहुत भी मूवमेंट जो है लैंडस्लाइड्स को करवाने में करवा देता है। तो भैया अगर हम देखें एज पर इंडिया लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप, ठीक है, अगर हम इंडिया को पूरा एक मैप में देखें कि भैया कहाँ कहाँ पे लैंडस्लाइड किस किस तरीके से आ सकती हैं, तो एक ऐसा मैप है इंडिया लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप। उसके अकॉर्डिंग जो कंट्री का, हमारे इंडिया का 13.17% डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट्स बना लें, है ना। हमें कहने की ज़रूरत ना पड़े कि आपको ये वीडियो पेन और कॉपी के साथ ही देखना है हमेशा की तरह, और नोट मेकिंग करते चलना है। यही होती है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग और आर्ट ऑफ नोट मेकिंग। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको लिखना आ जाएगा इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से। ठीक, इसके लिए आपको कोई अलग से आंसर राइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, शुरुआत ऐसे ही की जाती है। तो 13.17% जो है कंट्री हमारे इंडिया की, वो लैंडस्लाइड प्रोन है, और 4.75% जो है वो बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड प्रोन है। सिक्किम में, जैसे सिक्किम जो एरिया है वहाँ पे 57%, मतलब समझ रहे हैं, आधे से ज़्यादा स्टेट जो है वो लैंडस्लाइड के खतरे में है। और अगर हम केरला का देखें, जो कि हिमालय के बाहर आता है, उधर 14% लैंड जो है वो वेरी हाई लैंडस्लाइड प्रोन कैटेगरी में आता है। तो इंडिया में 8% ग्लोबल फैटिलिटीज़ जो होती हैं, जैसे अगर ग्लोबल फैटिलिटीज़ हो रही हैं 100,
तो उसमें से 8 जो है लैंडस्लाइड की वो इंडिया में हो रही हैं। आई होप आपने ये सब डेटा जो है अपना नोट्स में लिख लिया होगा। अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड, लैंडस्लाइड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये डेटा कोट करना ही है, आपका आंसर ऑथेंटिक बनेगा। अब हम कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड देखेंगे हिमालयन रीजन में वर्सेस वेस्टर्न घाट्स में। देखो वैसे दोनों, जैसे हिमालयन रीजन का ना ये भी एक रीज़न है, ये भी कॉजेज है, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने अलग कर दिया, लेकिन आप इनको लिख सकते हैं। लेकिन वेस्टर्न घाट्स में आप ये सब ना लिखें, हिमालयन रीजन वाला। तो भाई हिमालयन रीजन में क्यों हो रही है लैंडस्लाइड? क्योंकि टेक्टोनिकली अनस्टेबल फॉर्मेशंस हैं। आई होप आपने स्टैटिस्टिक्स जो स्टैटिक पोर्शन जो है वो ज्योग्राफी का पढ़ लिया होगा यूपीएससी का, कि कैसे जो हिमालयन रीजन है वो अभी भी यंग माउंटेन्स हैं और उनकी हाइट बढ़ती जा रही है ना। तो वहाँ पे दिल्ली जैसा एरिया जो है वहाँ पे सीस्मिक वल्नेरेबिलिटी ज़्यादा है, और वहाँ पे इस टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण जो है लैंडस्लाइड का रिस्क जो है, अर्थक्वेक का रिस्क जो है वो बढ़ता है। लूज सेडिमेंट्स हैं, जो जियोलॉजिकल मटेरियल है वहाँ का वो अनकॉम्पैक्टेड है, ऐसा है बिसरा बिसरा सा है, जिसके कारण लैंडस्लाइड जो है लैंडस्लाइड वहाँ पे इजी है। फिर हम लोग जो है हाइड्रो पावर्स बना रहे हैं पहाड़ों पर, वहाँ के झरनों का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम कटर बटर कर रहे हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, तो इससे वहाँ की मिट्टी और लूज हो रही है। वहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक रीजंस के कारण, एक्टिविटीज़ के कारण वहाँ पे लैंडस्लाइड्स और आने के चांसेस हो जाते हैं। फिर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, जैसे कि हम घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो ऐसी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो है उस एरिया को, हिमालयन रीजन के एरिया को और ससेप्टेबल बनाती हैं लैंडस्लाइड्स के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन आते हैं वेस्टर्न घाट्स के बारे में। देखो वेस्टर्न घाट्स के जितने भी पॉइंट्स हैं हम हिमालयन रीजन में भी लिख सकते हैं कि भैया मानसून इंड्यूस्ड लैंडस्लाइड्स होती हैं। वेस्टर्न घाट्स की जो स्टीपनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हैवी रेनफॉल हो जाती है, वहाँ पे तो होती ही रहती है, आपने देखा है केरला साइड जो है हमारा, इंडिया फ्रॉम साउथ, ठीक है, नॉट साउथ इंडिया, इंडिया जो कि साउथ में है, वहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है स्पेशली मॉनसून के कारण, और साइक्लोन्स भी आते ही रहते हैं ईस्टर्न साइड्स पे। कहाँ पे? ईस्टर्न साइड्स पे, बे ऑफ बंगाल साइड पे, और ओवर सेचुरेटेड सॉइल है वहाँ पे, इसलिए लैंडस्लाइड जो है वो काफ़ी वहाँ पे हो रहे हैं, होते रहते हैं। देन आती है जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी न्यू टेक्टोनिक एक्टिविटी के साथ। जियोलॉजिकली तो देखिए हम कि वो रीजन स्टेबल है, हिमालयाज की तरह नहीं है। हिमालयाज में क्या हो रहा है? टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा है हिमालयन रीजन में, यहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। दिस रीजन इन्हें क्या है, अपलिफ्टेड एरियाज जो है वो टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण जो है वो एरिया अपलिफ्ट होता जा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे इंडिया ये है हमारा, ऐसे ऐसे यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ का एरिया जो है वो अपलिफ्ट होता जा रहा है। तो मतलब टेक्टोनिक मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, लेकिन टेक्टोनिक मूवमेंट का इन्फ्लुएंस तो वहाँ पर भी हो ही रहा है ना। तो और वहाँ की ज़मीन भी जो है वो ऐसी है लूज लूज सी, तो वहाँ पे भी लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। देन आता है डिफॉरेस्टेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, नेटिव ट्रीज जो है उसको काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिससे सॉइल जो है वो वीकन हो रही है, लूज हो रही है, ठीक है। टॉप सॉइल जो है वो हट रही है, तो नीचे की सॉइल जो है और वीक है, और वहाँ पे लैंडस्लाइड जो है फिर से बनने की कोशिश हो जाती है। फिर एंथ्रोपोजेनिक रीजन, जैसे कि माइनिंग, ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लैंडस्लाइड पे से अगर मेंस में 2025 में या आगे कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे उसको अप्रोच करना है, कैसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, कहाँ आपको डेटा लिखना है, फिर आपको कॉजेस लिखना है लैंडस्लाइड्स के, फिर आपको स्टेप्स लिखनी है, क्या क्या स्टेप्स जो है हमने लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए ली है। तो पहले हमने अर्ली वार्निंग फोरकास्टिंग, ठीक है, जो जियोलॉजिकल सर्वे है इंडिया का, जीएसआई है, उसने एक नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर जो है कोलकाता में। अब ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर किधर है? कोलकाता में है। देखो इतना सा क्वेश्चन तो नहीं बनाएंगे, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस तो देख ही होंगे, मतलब है ना, आपने हम मतलब आपने प्रीलिम्स की पीवाईक्यू तो आई होप देख ही लिए होंगे, क्योंकि वहाँ पे वो एक सेंटेंस बना देंगे कि नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर इज लोकेटेड इन, अब वो लिख देंगे वायनाड, या फिर साउथ का कोई रीजन लिख देंगे, या हिमालय का, उत्तराखंड का कोई रीजन लिख देंगे। आप वहाँ पे अपना ये जो आपको नॉलेज देते हैं ना
यूट्यूब में कि आपको अपनी बेसिक नॉलेज यूज़ करनी है, बेसिक नॉलेज यूज़ करनी है, आप सोचेंगे कि हाँ यार, हिमालय वाला रीजन जो है और साउथ इंडिया वाला जो रीजन है वो लैंडस्लाइड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आती रहती है, तो हो ना हो ये जो फोरकास्टिंग सेंटर है वो वहीं पर बनाया हो। नहीं, कोलकाता में बनाया है, NLFC। और किसने एस्टैब्लिश किया है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। आई होप ये आपको समझ में आ गया कि ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, किसके लिए बनाया है? लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए। फिर है वेब पोर्टल्स, जैसे कि भू संकेत और भूस्खलन मोबाइल ऐप है जहाँ पे क्विक डिसमिनेशन होगा किसका? इंफॉर्मेशन का, लैंडस्लाइड फोरकास्ट का, और अलाउ करेगा स्टेक होल्डर्स को शेयर करने का और अपडेट करने का स्पेशल और टेम्पोरल इंफॉर्मेशन लैंडस्लाइड अकरेंस के बारे में। अगर आप कोई ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड आए दिन होती रहती है, तो आप ये ऐप्स जो है उनको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी जानकारी, आपको पता लग जाएगी कि क्या सिचुएशन चल रही है। फिर आता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइंस, NDMA। हमने कल भी देखा था NDMA के बारे में कि कैसे NDMA गाइडलाइंस है किस पे? मैनेजमेंट ऑफ लैंडस्लाइड्स और स्नो एवलांचेस। आई होप आप लोग स्नो एवलांचेस के बारे में जानते ही होंगे। ठीक है, आउटलाइन क्या आउटलाइन करती है? एक नेशनल पॉलिसी लैंडस्लाइड और लैंडस्लाइड रिलेटेड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जैसी एक्टिविटीज़ के लिए वो एक गाइडलाइन, एक फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करती हैं NDMA अथॉरिटी की गाइडलाइंस। ठीक है, फिर है डेडिकेटेड स्कीम्स, जैसे कि NDMA की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च किया है लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम, LRMS, जिसको वो फाइनेंशियली और टेक्निकली सपोर्ट देंगे लैंडस्लाइड प्रोन स्टेट्स को। ठीक है, फिर है ये डेटा बैंक, हम देख लेते हैं। 1 to 2% GNP लॉस जो है, इकोनॉमिक लॉस जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वो लैंडस्लाइड्स के कारण ही हो रहा है। लैंडस्लाइड आती है तो इकोनॉमिक लॉस हो ही जाता है, आपने देखा होगा, कोई भी डिजास्टर होता है तो इकोनॉमिक लॉस तो होता ही है। 80% लैंडस्लाइड फैटलिटीज़ जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में हो रही हैं। अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है यहाँ पे कि 80% ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। ठीक है, आप पढ़ तो रहे हैं लैंडस्लाइड के बारे में, लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्री के बारे में आता है तो आप वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। 1998 से लेके 2017 तक कम से कम 40 से 50 लाख जो हैं उनकी डेथ्स हुई हैं, उनको अफेक्ट किया है ना। 40 से 50 लाख लोग अफेक्ट हुए और 18,000 डेथ्स जो है वो ग्लोबली हुई हैं। ये कौन कह रहा है? ये WHO कह रहा है। अब जब भी किसी इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाता है किसी भी डेटा के आगे, तो वो और इम्पॉर्टेंट हो जाती है लिखने के लिए नोट्स में, क्योंकि अगर हम ये हमारे आंसर में लिखेंगे तो हमारा आंसर और स्ट्रक्चर्ड बनेगा। 70% जो है मुंबई की लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ में वहाँ पे इनफॉर्मल सेटलमेंट है। ये क्या कह रहा है? ये WRI इंडिया रिपोर्ट कह रही है। अब हम देख लेते हैं नेशनल डेडिकेटेड स्कीम्स, हमने देख लिया। फिर है नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। इसमें क्या है? नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट जो है एड्रेस करता है सारे कंपोनेंट्स लैंडस्लाइड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से और मैनेजमेंट से लेके, जैसे कि हैजार्ड मैपिंग, मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम एस्टैब्लिश करेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करो, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग करो, रेगुलेशन पॉलिसीज, ये सब बातें जो है इसके बारे में दी गई हैं। ये ही है नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। क्या है हमारी कि हमें अगर सुनो लैंडस्लाइड से रिलेटेड अगर वो यही क्वेश्चन दे देते हैं कि नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में आप लिखें, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या लिखना है? मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम, फिर अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में लिखना है आपको, फिर क्या करना है आपको? कैपेसिटी बिल्डिंग लिखना है एक पॉइंट, फिर आपको लिखना है ट्रेनिंग, रेगुलेशन ऑफ पॉलिसी, स्टेबलाइजेशन एंड मिटिगेशन ऑफ लैंडस्लाइड्स। ऐसे करके 6-7 पॉइंट लिख देना है और उनको थोड़ा सा आपको एलिबरेट कर देना है। हो सके तो आपको एग्जाम्पल्स मिल जाए तो आप एग्जाम्पल्स भी लिख दें। ठीक है, आई बात समझ में कैसे हम लैंडस्लाइड के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर आपने PYQs देखे हैं मेंस के 2000 जितने भी हैं 10-12 साल के, तो आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस भी UPSC पूछ देता है। फिर आता है सेंडाई फ्रेमवर्क। ये प्रीलिम्स में आ सकता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है,
ना कि वो बोल देगा प्लांटेशन से रिलेटेड है या किसी भी चीज़ से, नहीं। सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो किससे रिलेटेड है, वो डिजास्टर से रिलेटेड है। और हमें ये लैंडस्लाइड वाला जब हम लिखेंगे कि हमने क्या अडॉप्ट किया है, तो हमें वहाँ पे सेंडाई फ्रेमवर्क को तो लिखना ही लिखना है। सेंडाई फ्रेमवर्क जो है 2015 से लेके 30 तक का वो पहला फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट था 2015 के बाद के डेवलपमेंटल एजेंडा, और ये मेंबर स्टेट्स को प्रोवाइड करता है कॉन्क्रीट एक्शंस के साथ, ठीक है, ऐसे कॉन्क्रीट एक्शंस के साथ जो प्रोटेक्ट करेंगे डेवलपमेंट गेन्स को फ्रॉम रिस्क ऑफ डिजास्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सेंडाई फ्रेमवर्क आपको इतना नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है। और ये पोस्ट 2015 डेवलपमेंटल एजेंडा में डिसाइड किया गया था, या फिर ऐसा लिख देंगे सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 30, ठीक है। ये पहला ऐसा मेजर एग्रीमेंट रहा है 2015 के बाद के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का, ठीक। तो अब ये कुछ मैप दिया है, आप चाहें तो इसको ऐसा बना लें, इतना तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ऐसा मैप बना लें, इंडिया का ऐसा मैप बना लें, और वहाँ पे ऐसे कर लें कि ये वाला एरिया जो है यहाँ पे वेरी हाई चांसेस है, यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे, और मीडियम चांस, और फिर यहाँ पे जो है वो बहुत ही लो चांसेस हैं, और फिर मीडियम का बना लें। तो ऐसे करके आप बना लेंगे तो आपका ज़्यादा हौच पौच भी नहीं लगेगा, सिर्फ वेरी हाई, मीडियम और वेरी लो का बना ले। इतना सब कुछ जितना इसमें दिया है उतना ना बनाए, तो आप अपने आंसर में भी उसको जल्दी से फटाफट बना पाएंगे। फिर आता है वे फॉरवर्ड क्या है, हमें एक्सेप्ट करनी होंगी ये ऐसे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को वेस्टर्न घाट्स के जो भी स्टेट्स लगते हैं ना, 6 स्टेट्स लगते हैं केरला वगैरह, उनमें कैसे अगर ये लॉ बन जाएगा तो इसका ना इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो पाएगा। अभी लॉ नहीं है, सिर्फ ड्राफ्ट है, तो कुछ काम नहीं चल रहा है। और रिस्ट्रिक्शन लॉ बन जाएगा तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करेगा। कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे कि क्वायरिंग, माइनिंग और लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन दिस एरिया। फिर लैंड यूज जोनिंग रेगुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन करो लैंड यूज जोनिंग रेगुलेशंस का, जो कि बेस्ड है लोकल एंड साइट स्पेसिफिक लैंडस्लाइड जोनेशन पर, जोनेशन मैप्स पर, ठीक है। और इसको मैंडेटरी करो हिल्स और माउंटेन्स पर, कि ऐसे मैप पे बता दो कि ये लैंड यूज जोनिंग रेगुलेशंस जो हैं ऐसे ऐसे कर दो कि आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे काम नहीं करने हैं, और उसका जमकर इम्प्लीमेंटेशन करो। फिर स्लोप मेडिकेशन मॉडिफिकेशन रेगुलेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको बस इतना लिखना है, आप अपने नोट्स में इतना लिख लें, स्लोप मॉडिफिकेशन रेगुलेशन और फिर एजवाल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मॉडल, ठीक है। उन्होंने ऐसे कुछ, आप इसको देख लें गूगल पे, क्या है ये एजवाल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मॉडल। यहाँ पे ना इन्होंने क्या करा है, ऐसे जो रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है ना, उन्होंने कुछ स्टेप लिया होगा जिससे लैंडस्लाइड जो है वो कम हो सके, फिर स्टेट या फिर टेकल कर सकें। फिर स्टेट स्पेसिफिक लैंडस्लाइड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ जो हैं उनको भी बनाने की ज़रूरत है, ताकि स्पेसिफिक इश्यूज़ पे वो काम कर सके माउंटेन स्टेट्स में, है ना। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ तक करेगी, अगर स्टेट्स जो हैं और म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं, जैसे हमने पिछले उसमें भी देखा था, अर्बन डिज़ास्टर वाले में भी देखा था कि कैसे जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, है ना। वो स्ट्रॉन्ग होंगे, लोग स्ट्रॉन्ग होंगे, तो फिर इतना ये जो इतना डिज़ास्टर्स हो जाता है वो चीज़ें नहीं होंगी। फिर आता है रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल केरला जो है उसको डिक्लाइन करना चाहिए उसके इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़ में, और इस्टेब्लिश करना चाहिए एक्सपर्ट कमिटीज़, ठीक है, जो डिटरमाइन कर सके उनके प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को। और ये किसने कहा है, ये माधव गाडगिल कमेटी केरला के लिए जो बनी थी, उन्होंने ऐसा कहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं, रेगुलेटिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एज सजेस्टेड बाय माधव गाडगिल कमेटी फॉर केरला। आप इतना ही लिख देंगे, आपका आंसर जो है वो बहुत ही तगड़ा बन जाएगा। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा, और आपने नोट्स भी बना लिए होंगे, और आपको साथ ही साथ याद भी होता चला गया होगा, क्योंकि हमने, और कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, कैसे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर करना है, ये हमने आपको बता दिया है। तो प्लीज़ आप इसको देख लें, और वीडियो अच्छी लगी तो पुरानी वीडियोस भी देख लें, वो भी इसी लेवल पर बनाई हैं। और जो भी अगर आपको लगता है कि ये कमी है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। फिर ये थर्ड पार्ट हो गया एनवायरनमेंट का, तीनों पार्ट्स आएंगे फटाफट से। फिर हम देखेंगे पर्सनालिटीज़ एंड न्यूज़,
और सोशल इशू और थोड़ा सा कल्चर और प्लेसेस एंड न्यूज़, बस। देन वी विल मूव ऑन टू अगस्त, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। लोग बाग 19 सब्सक्राइबर्स हैं और सिर्फ व्यूज़ कितने आ रहे हैं, मतलब व्यूज़ अगर आपको एक वीडियो पे 25-25 भी दिखेंगे, लेकिन पूरी वीडियो सिर्फ 4 से 5 लोग ही देख रहे हैं। और आई होप वो 4 से 5 लोग जो हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी नहीं देख रहे हैं तो, लेकिन आई होप वो 4 से 5 जो लोग देख रहे हैं पूरी वीडियो, वो नोट्स बनाते चल रहे हैं। आप नोट्स पे हम ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं क्योंकि आपको उसकी कीमत ना जान फैब में पता चलेगी, देन यू विल थैंक मी, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।